डियर स्टूडेंट्स, सभी लोग स्वस्थ होंगे इसी आशा के साथ मैं भगत सिंह अपने यूट्यूब चैनल भगत सिंह मैथ्स इन सिंपल वे पर आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आइए हम लोग डिटर्मिनेंट्स अर्थात सारणिक टॉपिक का अध्ययन कर रहे थे, जिसमें हम लोगों ने सारणिकों के गुणधर्म, सारणिकों का विस्तार और एक्सरसाइज 4.1 एंड 4.2 को सॉल्व किया था। अब हम एक्सरसाइज 4.3 सॉल्व करेंगे। तो इसमें सारणिकों के अनुप्रयोग का अध्ययन करेंगे और इसका अपने दैनिक जीवन में सारणिक का क्या प्रयोग है, इसे ही हम सारणिक के अनुप्रयोग कहते हैं। तो सारणिक हमारे दैनिक जीवन में त्रिभुज का क्षेत्रफल या त्रिभुज जैसी आकृतियों के क्षेत्रफल को ज्ञात करने में सारणिक का प्रयोग किया जाता है। तो सारणिक के अनुप्रयोग एप्लीकेशंस ऑफ डिटर्मिनेंट्स। त्रिभुज का क्षेत्रफल एरिया ऑफ ए ट्राइएंगल। मान लेते हैं किसी त्रिभुज के शीर्ष x1/1, x2/2 तथा x3/3 हैं। तो उस त्रिभुज का क्षेत्रफल यदि हम डेल्टा मान लें तो डेल्टा बराबर जो कि उसका त्रिभुज का क्षेत्रफल है हाफ इंटू x1/2 माइनस बाई 3 प्लस x2 इंटू बाई 3 माइनस बाई 1 प्लस x3/1 माइनस बाई 2 होता है, ये हम जानते हैं। अब सारणिक का प्रयोग किस तरह से होगा, तो आइए सारणिक का प्रयोग हम इस त्रिभुज के क्षेत्रफल में दिखाते हैं कैसे होता है। तो नोट कर लीजिए बच्चों, इसे हमने इक्वेशन नंबर फर्स्ट डाल लिया। अब इस सारणिक को, जिसमें त्रिभुज के शीर्ष लिखे हुए हैं 3 और 1, इसे डिटर्मिनेंट्स फॉर्म में लिखकर इसका C1 के पदों में विस्तार करते हैं। C1 के पदों में विस्तार करने पर अब हमने इसमें विस्तार करते हैं। तो इसे लेते हैं C1 में x1 और इसका उपसारणिक है, ये कैंसिल होगा, ये कैंसिल होगा, ये आएगा बाई 2 1 बाई 3 1 माइनस इसका एलिमेंट्स का चिन्ह ये 2 1 है, दूसरी रो है, फर्स्ट कॉलम है, -1 की घात 2 प्लस 1 3, तो माइनस आता है। और x2 अब इसे लिया, ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल, ये आएगा बाई 1 बाई 3 1 प्लस x3 को लिया इसे, ये कैंसिल होगा, ये कैंसिल हो जाएगा, ये इसका उपसारणिक आ जाएगा बाई 1 1 बाई 2 1। इस टाइप से अब इसको कैलकुलेट कर लेते हैं और इसका जो मान आएगा उसे देखते हैं। ये मान इसके बराबर आएगा, तो इसकी जगह पर हम इसका मान रख लेते हैं, क्योंकि इसका मान इतना आने वाला है। तो इसके स्थान पर ये प्रसार ये इसके बराबर आएगा, तो इसके स्थान पर हम इसको लिख देंगे
तो इस तरह से त्रिभुज का क्षेत्रफल हाफ और इतना हो जाएगा, तो इसमें साढ़े का अनुप्रयोग आ जाएगा, साढ़े का प्रयोग हो जाएगा। तो इस टाइप से हम अनुप्रयोग को त्रिभुज के क्षेत्रफल में दिखा सकते हैं। तो इसमें x1 और ये मल्टीप्लाई बाई 2 माइनस इसकी मल्टीप्लाई बाई 3 माइनस x2 ये बाई 1 माइनस बाई 3 प्लस x3 बाई 1 माइनस बाई 2। अब इसको यहाँ से माइनस कॉमन ले लेते हैं, तो ये बन जाएगा x1 बाई 2 माइनस बाई 3 प्लस x2 यहाँ बाई 3 हो जाएगा, ये माइनस बाई 1 प्लस x3 इंटू बाई 1 माइनस बाई 2। इस टाइप से इसका इस डिटर्मिनेंट्स का विस्तार इतना आ गया, जो कि त्रिभुज के क्षेत्रफल में इतना व्यंजक दिया हुआ है, उसी के स्थान पर हम ये लिख सकते हैं। तो इसको लिख देते हैं। ये डिटर्मिनेंट्स का मान कितना है, ये डिटर्मिनेंट्स है x1 बाई 1 1, x2 बाई 2 1, x3 बाई 3 1। इस डिटर्मिनेंट्स की वैल्यू इतनी है। अब इसके स्थान पर हम समीकरण 1 में मान रख देंगे, इसे समीकरण 2 डाल लेते हैं और समीकरण 1 व समीकरण 2 से ये आ जाएगा आपका डेल्टा बराबर, जो कि एरिया ऑफ ट्राइएंगल है, हाफ समीकरण 1 में था डेल्टा इज इक्वल टू 1/2 इतना, तो इसकी जगह पर हम साढ़े लिख लेते हैं। इस तरह से त्रिभुज के क्षेत्रफल में साढ़े का प्रयोग हो जाता है, इसीलिए इसे हम साढ़े का अनुप्रयोग कहते हैं। इस टाइप से ये हमारा डिटर्मिनेंट्स के रूप में त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र बन जाता है, यही अनुप्रयोग कहलाता है। अब आइए आगे। अतः यदि किसी त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक x1 बाई 1, x2 बाई 2 तथा x3 बाई 3 हैं, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल हाफ इंटू डिटर्मिनेंट्स x1 बाई 1 1, x2 बाई 2 1, x3 बाई 3 1 ये होता है। इस टाइप से हम इसे लिख लेते हैं x3 बाई 3 1, ये त्रिभुज का क्षेत्रफल आ जाता है। तो इसे नोट कर लीजिए। क्षेत्रफल के बाद कुछ नोट करने वाले पॉइंट्स हैं जिन्हें याद रखना आवश्यक है। पहला है, चूंकि क्षेत्रफल धनात्मक राशि होती है, इसलिए क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हम सदैव उक्त सारणी का निरपेक्ष मान ही लेते हैं। यदि माइनस है तो माइनस को हटा देते हैं, प्लस ही लेते हैं। यही निरपेक्ष मान का अर्थ होता है कि माइनस में क्षेत्रफल आता है तो उसे प्लस लेते हैं। दूसरा पॉइंट है
यदि क्षेत्रफल दिया हुआ है तो गणना के लिए उक्त सारणी के धनात्मक एवं ऋणात्मक दोनों मानों का प्रयोग किया जाता है। तो नोट दिस पॉइंट। अब नेक्स्ट में अगले में जो आप पढ़ने वाले हैं तो उसमें बिंदु, सररेख हैं और रेखा का समीकरण डिटर्मिनेंट्स के रूप में पढ़ने वाले हैं। तो आइए बिंदुओं के होने का सररेख का डिटर्मिनेंट्स फॉर्म। दूसरा है ये 3 बिंदुओं के सररेख होने का प्रतिबंध है कि 3 बिंदु सररेख होंगे तो डिटर्मिनेंट्स के फॉर्म के रूप में कौन सी कंडीशन आएगी। तो इसमें कंडीशन ऑफ कोलिनियरिटी ऑफ 3 पॉइंट्स। तो माना 3 बिंदु ए x1/1, b x2/2, c x3/3 सररेख है। ये 3 पुनः माना 3 बिंदु ए x1/1, b x2/2, c x3/3 है। तो ए बी सी सररेख है। जब सररेख होते हैं तो त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होता है। त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर 0। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल डिटरमिनेंट्स फॉर्म में दिया है जिसके निर्देशांक इतने इतने होते हैं। हाफ इंटू डिटरमिनेंट्स है x1/1, 1 x2/2, 1 x3/3, 1 इज इक्वल टू 0। ये आपका त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 है यदि बिंदु सररेख है। तो अब इसके बाद इसकी हम 2 से इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 × 0 और 1 डिवाइड में आ जाएगा तो ये 0 हो जाएगा। तो इस प्रकार ये हमारा डिटरमिनेंट्स बराबर 0 होगा। यही सररेख की कंडीशन है कि 3 बिंदु सररेख हैं। इसके लिए क्या आ जाएगा, इज इक्वल टू 0। इतने बराबर 0 है तो बिंदु सररेख होने के लिए कंडीशन है ये डिटरमिनेंट्स फॉर्म में। ये भी डिटरमिनेंट्स का उपयोग है जिसे हम अनुप्रयोग कहते हैं। तो अब तीसरा पॉइंट है आपके रेखा का समीकरण। तो रेखा के समीकरण को पढ़ते हैं डिटरमिनेंट्स के फॉर्म में। तो हमें 2 बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात करना है डिटरमिनेंट्स के रूप में। इक्वेशन ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स। तो हम इसमें 2 बिंदु हैं इनको मान लेते हैं। माना 2 बिंदुओं ए x1/1 और b x2/2 हैं। अब माना बिंदुओं ए तथा बी को मिलाने वाली रेखा पर एक बिंदु P x, y है। जब 3 बिंदु एक ही रेखा पर हैं तो तीनों बिंदु सररेख होते हैं और सररेख होने की कंडीशन अभी पढ़ चुके हैं हम क्या होती है। तो 3 बिंदुओं के सररेख होने की कंडीशन त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होगा क्योंकि त्रिभुज नहीं बनेगा सररेख में। तो अभी हम बता चुके हैं उसको निकाला था। तो ये चूंकि P
ए बी सररेख है, इसलिए सररेख होने की कंडीशन है पी के कोऑर्डिनेट्स x y 1 x1 y1 1 x2 y2 1 इज इक्वल टू 0। ये ही डिटर्मिनेंट्स के रूप में रेखा का समीकरण है। तो इसे रेखा का समीकरण इसमें बन गया। अतः बिंदुओं ए और बी x2 y2 जो लिखे हैं निर्देशांक ए और बी के को मिलाने वाली रेखा का समीकरण मिलाने वाली रेखा का समीकरण ये बन जाएगा x y 1 x1 y1 1 x2 y2 1 यही रेखा का समीकरण कहलाता है। तो ये रेखा का समीकरण हो गया। तो अब आइए इन सभी सूत्रों का प्रयोग करते हुए एक्सरसाइज 4.3 सॉल्व करते हैं। तब तक इसे नोट कर लीजिए। ये क्वेश्चन नंबर 1 है, एक्सरसाइज 4.3 सॉल्व करते हैं। तो निम्नलिखित प्रत्येक में दिए गए शीर्ष बिंदुओं वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। जिसमें फर्स्ट पार्ट दिया है, ये सेकंड पार्ट दिया है और ये थर्ड पार्ट दिया है। तो आइए फर्स्ट पार्ट क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करते हैं। तो इसे हम पहले त्रिभुज के शीर्ष दिए हैं, त्रिभुज को बना लेते हैं और उसमें नामांकित कर लेते हैं। ये सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 1 था और फर्स्ट पार्ट का सॉल्यूशन है। यहाँ ट्राइएंगल ये हमने बना लिया जो कि शीर्ष दिए हुए हैं 1,0 और बी दिया है 6,0 और सी दिया है 4,3। तो ये बी हो गया, ये सी हो गया, ये x1 y1 x2 y2 x3 y3। तो अब त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर 1/2 साढ़े x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 1। और इस टाइप से हम इसमें मान रख लेते हैं x1 y1 और x2 y2 x3 y3 का ये 1 है 0 1, इसका मान है 6, y2 का मान 0 और इसका मान है 1। अब इसमें x3 का मान है 4 और 3 1। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो डिटर्मिनेंट्स की प्रॉपर्टी और विस्तार है कि जिसके 2 एलिमेंट्स 0 हो जाते हैं उसी के रूप में हम विस्तार कर लेते हैं। इसीलिए हमने 6 टाइप से साड़े का विस्तार आपको समझाया था। तो हम इसमें ये दिया है C2 में 2 एलिमेंट शून्य हैं, तो C2 के पदों में विस्तार कर देते हैं। तो C2 के पदों में आइए विस्तार करते हैं। C2
ये आ जाएगा हाफ, और ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। और चाहे तो इसमें यदि आप नहीं समझ पा रहे हो तो इसको हम इधर कर लेते हैं, C1 एक्सचेंज C2, और C2 को C1 में तब भी विस्तार आप कर सकते हैं। तो इसमें यहाँ लिख सकते हैं C1 एक्सचेंज C2, तो एक माइनस यहाँ पर लग जाएगा, तो ये आ जाएगा माइनस, और ये बन जाएगा 0 0 3 1 6 4 1 1 1। अब इसका विस्तार आप कर सकते हैं, तो ये माइनस हाफ और ये 0 इसके साथ लेंगे, ये कैंसिल होगा, ये कैंसिल होगा, ये आएगा इस 0 के साथ और इसकी गुणा हो जाएगी। इसमें चाहे तो लिख सकते हैं 6 1 4 1 माइनस 0 j। अब इसके लिए ये माइनस हो जाएगा और ये कैंसिल होगा, ये कैंसिल, तो 1 1 4 1 1 1 4 1 प्लस 3, ये आ जाएगा प्लस 3, तो ये कैंसिल और ये कैंसिल, ये आएगा, तो 1 1 6 1। इस टाइप से हमने इसको पहले चेंज कर लिया, एक्स चेंज कर लिया, C1 को C2 में, C2 को C1 में, तो एक माइनस आ गया। इसी टाइप से रो को रो में चेंज करते तो एक माइनस आ जाता है। अब C1 के पदों में विस्तार कर दिया तो ये कैलकुलेट हो जाएगा -1/2, और ये 0 हो जाएगा, -0 हो जाएगा, प्लस 3, और इसके इससे मल्टीप्लाई 1, इसकी इससे मल्टीप्लाई -6, और ये -हाफ, और ये 0 हो गया, प्लस 3 इंटू -5, ये बन जाता है -हाफ इंटू -15 माइनस माइनस प्लस 15/2 स्क्वायर यूनिट वर्ग इकाई। इस टाइप से हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट। इसे नोट कर लीजिए, ये क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट था जो कि हम लोगों ने सॉल्व कर लिया, जिसका एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू 15/2 स्क्वायर यूनिट आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के शेष पार्ट्स को स्वयं करना है, क्योंकि ये इसी टाइप के हैं। उसमें भी एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड आउट करना है, त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, इसी टाइप से ज्ञात कर लेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 2 मोस्ट इम्पॉर्टेंट, क्वेश्चन नंबर 2 मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको सॉल्व कर लेना। और दिया है, दर्शाइए कि बिंदु A, B प्लस C, B और B, C प्लस A, और C पॉइंट दिया है जिसके कोऑर्डिनेट्स दिए हैं C, A प्लस B सररेख है। इन्हें सिद्ध करना है कि ये सररेख है। तो सररेख के लिए कंडीशन हमने निकाली थी कि सॉल्यूशन में यदि बिंदु x1 y1 x2 y2
x3 y3 सररेख हैं तब डिटर्मिनेंट्स x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 1 इज इक्वल टू 0 होता है। ये सूत्र था जो कि हमने सिद्ध करके दिखाया था। अब इसी बेस पर हम इस क्वेश्चन को सिद्ध करते हैं कि ये बिंदु सररेख हैं। तो इसमें हम x1 y1 इसे मान लेते हैं। तो इसे मान लिया हमने कि x1 y1 और ये x2 y2 और ये x3 y3 बिंदु है, इन्हें सररेख सिद्ध करना है। इसलिए दिए हुए बिंदुओं A, B, C के लिए इसमें हमें मान रख देना है इन बिंदुओं का और सिद्ध करना है। तो मान रखते हैं x1 का मान है a आ गया और y1 का मान है b प्लस c और ये 1 आता है और b का मान है b और ये c प्लस a बाई 2 1 और ये x3 का मान है c और ये है a प्लस b और ये 1 ये बराबर 0 होना चाहिए। अब क्या करते हैं, इसको हम सॉल्व करते हैं। इसका मान 0 आना चाहिए। LHS इज इक्वल टू a b c b प्लस c प्लस a प्लस b 1 1 1। अब इसमें ये डिटर्मिनेंट्स की ऑपरेशंस और प्रॉपर्टीज का यूज करेंगे। तो देखते हैं कि ये C2 को हम C1 में ऐड कर दें और C1 को रिप्लेस कर दें, या फिर C2 को रिप्लेस कर दें और C2 प्लस C1 ये जोड़ दें तो a प्लस b प्लस c a प्लस b प्लस c a प्लस b प्लस c आ जाता है। और इसे कॉमन ले लें तो यहाँ 1 1 1 और C2 और C1 इक्वल आ जाएंगे। इसलिए प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट्स के आधार पर C2 और C3 सेम हो जाएंगे और इस डिटर्मिनेंट्स का मान 0 हो जाएगा। इस प्रकार हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो आइए लिखते हैं C2 रिप्लेस टू C2 प्लस C1। तो यहाँ A B C और ये A प्लस B प्लस C और ये B प्लस C प्लस A और ये a प्लस चाहे c प्लस a लिख सकते हैं हम, c प्लस a प्लस b और 1 1 1 1 इस टाइप से ये आ गया है। अब इसमें हम कॉमन ले लेते हैं, नोट कर लीजिए। तो यहाँ लिखेंगे C2 से a प्लस b प्लस c कॉमन लेने पर तो यहाँ से a प्लस b प्लस c कॉमन ले लिया और कॉमन लेने के बाद इससे C2 में भाग लगता है, इससे इसे भाग देंगे 1 आएगा, इसे भाग देंगे 1 आएगा
इससे भाग देंगे इसे तो 1 आएगा, और C1 ऐसा ही रहेगा, A B C, और ये C3 भी ऐसा ही रहेगा। अब यहाँ लिखेंगे A + B + C इज into 0, क्योंकि which is C2 is equal to C3, ये सर्वसम है इसलिए ये 0 हो गया, इसलिए इस डिटर्मिनेंट्स का मान 0 है। अतः बिंदु सर्वेक है। इस टाइप से ये सिद्ध हो जाता है हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया, और ये इम्पॉर्टेंट भी था क्वेश्चन नंबर। ये अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लेक्चर में होगा। तब तक के लिए इस YouTube चैनल को भगत सिंह मैथ्स इन सिंपल वे को सब्सक्राइब कीजिए, और लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए बेल आइकन प्रेस कीजिए, जिससे नोटिफिकेशन वीडियोस का मिलता रहे। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और घर पर रहिए, सेफ रहिए।